टोक्यो में जारी क्वाड मुल्कों के सरबराही इजलास में हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सरबराहान मौजूद हैं। इजलास से खिताब में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी स्टेज पर क्वाड ने बेहद कम अरसे में नुमाया मुकाम हासिल कर लिया है। पीएम ने मजीद कहा कि क्वाड को वुसअत हासिल हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि क्वाड सतह पर बाहमी ताउन, आज़ाद, खुले और शमूलियाती तरीक़ेकार से हिंद बहरुल खित्ते को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कोरोना वबा के दौरान नामुवाफ़िक़ हालात में वैक्सीन की तक़सीम, सप्लाई चेन को लचकदार बनाने, आफ़ात समावी से मुकाबला करने और इक़्तिसादी ताउन के शोबे में बाहमी तालमेल का भी जिक्र किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि क्वाड मुल्कों की इन सरगर्मियों से हिंद बहरुल खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा रहा है। टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। क्वाड इजलास में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन जंग और उसके असरात का तस्करा तरजीही बुनियाद पर किया। बाइडेन ने कहा कि पुतिन एक तहजीब को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन के मुताबिक ये यूरोप का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। जंग के सबब यूक्रेन गेहूं बरामद नहीं कर पा रहा, जिससे आलमी ग़िज़ाई बहरान का खतरा बढ़ गया है। The Russian brutal and unprovoked war against Ukraine has triggered a humanitarian catastrophe, and innocent civilians have killed in the streets, and millions of refugees are internally displaced as well as exiled. And this is more than just a European issue. It's a global issue. The fact is that if you turn on the television and you'll see what Russia's doing now, it appears to me that Putin is just trying to extinguish a culture. He's not even aiming at military targets anymore. He's taking out every school, every church, every natural history museum, as if to try to obliterate the Ukrainian culture. And the world has to deal with it, and we are. At the same time, the United States must and will be strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. I was once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said because we are. We share the Pacific, one entire side of our country, and we have been deeply involved with all of you for a long time. As long as Russia continues this war, we're going to continue to be partners and lead a global response.
और सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, हमने देखा पीएम ने जो क्वाड सम्मेलन में एक खास बात कही कि तमाम मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। बेहद अहम बातें आज उन्होंने कही हैं, आपसे उसके अहम पॉइंट्स जानना चाहेंगे। देखिए, ये इन पर्सन जो क्वाड मीटिंग अभी हुई है आज जापान में, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की है, जिसके साथ साथ हमने देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जापान के पीएम भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि क्वाड को उन्होंने फोर्स फॉर गुड कहा है, यानी कि जिस तरह से लगातार हम देखते आए हैं कि चीन क्वाड को लेकर बयानबाजी करता आ रहा है, लेकिन क्वाड के जो देश है वे कहते आ रहे हैं कि ये फोर्स फॉर गुड है, यानी कि ये वो ताकत है जो दुनिया का भला चाहती है। और आज के जो मीटिंग है उसमें न सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट पे बल्कि कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर ये क्वाड कंट्रीज, ये जो चारों देश हैं, ये आपस में कोऑपरेट करती हैं, चाहे इसमें वैक्सीन डिलीवरी हो, क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, डिजास्टर रेस्पॉन्स हो, इन तमाम पहलुओं पर ये काम करता है। और आज की बैठक भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम मोदी ने भी कहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए, एक रीजन के लिए कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर क्वाड चल रहा है। तो इन तमाम पहलुओं पर आज बातचीत हुई है। और आपको बता दें कि आज की जो बैठक हुई है इसको लेकर हालांकि डिटेल जो है वो तफसील जो है वो दिन में सामने आएगी, लेकिन जो मेन पॉइंट जो सामने आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप मैरीटाइम डोमेन के लिए तैयार किया जाएगा। और वहीं साथ ही साथ क्वाड लीडर्स जो है वो क्लाइमेट चेंज और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और वहीं क्वाड फेलोशिप भी शुरू की जा रही है, जिसमें इन चारों देशों में जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनको अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाएगा। और वही वैक्सीन जो है कोविड से निपटने के लिए क्वाड एक मजबूत फोर्स है, जिसके लिए वैक्सीन के लिए भी एक बड़ा अनाउंसमेंट किया जा सकता है आने वाले कुछ घंटों के अंदर, जिसमें जो डोजेज हैं, बूस्टर डोजेज हैं या जो बच्चों के डोजेज हैं, उनको किस तरह से इस पूरे क्षेत्र में इंडो पैसिफिक में भेजा जाएगा, उस पर भी अनाउंसमेंट हो सकती है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, ज्ञान व्यापी मामले में आगे की समाअत पर जिला अदालत आज फैसला सुनाएगी। पीर के रोज समाअत में अदालत ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया था। 45 मिनट चली इस समाअत के दौरान हिंदू फरीक ने 5 जबकि मुस्लिम फरीक ने 2 मुतालबात पेश किए। मुस्लिम फरीक ने वजूखाने को सील न करने और प्लेसेस ऑफ वर्शिप कानून 1991 के तहत सर्वे और केस बंद करने का मुतालबा किया। हिंदू फरीक ने श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने, वजूखाने में मिले मुबैना शिवलिंग की पूजा की इजाजत देने, मुबैना शिवलिंग का सर्वे, शुमाली हिस्से में मौजूद दीवार को मुनहदम करके मलबा हटाने और वजूखाने का मुतबादिल इंतजाम करने का मुतालबा किया। तो आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी मामले में आगे की जो सुनवाई है उस पर जिला अदालत आज फैसला सुनाएगी। दोपहर तक ये फैसला आने की उम्मीद है। और पीर के दिन यानी कल जो समाअत हुई थी उसमें अदालत ने दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुने थे, उसके बाद अपना फैसला जो है वो महफूज रख लिया था। 45 मिनट तक सुनवाई चली थी। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वाराणसी से हमारे साथी रवि पांडे। रवि, कल की जो सुनवाई हुई थी काफी अहम इसको माना जा रहा है, और आज कब तक जो है ये फैसला आ जाएगा, कुछ इसके ताल्लुक से जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल कल पहली बार ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर के जिला जज के पूरे मामले की सुनवाई है। सुनवाई सबसे पहले वर्शिप एक्ट यानी कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उस पर बहस हुआ और बड़ा लंबा बहस हुआ। 45 मिनट तक बहस हुआ। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ने अपनी अपनी बातें कही और मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि यहाँ शुरू से ही नमाज पढ़ा जाता है, तो वहीं हिंदू पक्ष ने ये दावा किया कि वो नमाज भले ही शुरू से पढ़ा जाता हो लेकिन जो नेचर है, जो वहाँ का स्ट्रक्चर है वो मंदिर है, तो ऐसे में जो 91 का वर्शिप एक्ट है वो यहाँ प्रभावी नहीं होती है। 45 मिनट के इस बहस में जज ने पूरी बहस को
सुना, उसके बाद आज 2 बजे तक फैसला या फिर एक बार फिर से सुनवाई करने की जो समय है वो रखी है। तो ये हो सकता है कि 2 बजे के बाद या 2 बजे तक आज फैसला आ सकता है। जी रवि, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लगातार इस फैसले से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि का। एक और अहम खबर, दिल्ली के साकित कोर्ट आज कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में वाक़े क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में हिंदू देवताओं की बहाली और पूजा के हक से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत करेगा। इससे पहले अदालत ने ASI को हिदायत दी थी कि क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अहाते में रखी मूर्तियों को न हटाया जाए। एडवोकेट विष्णु जैन के जरिए दाखिल की गई अर्जदाश्त में कहा गया कि ये मस्जिद हिंदुओं और जैनियों के 27 मंदिरों को गिराकर बनाई गई है। अर्जी गुजार ने अपील की है कि इन 27 मंदिरों को बहाल करने का हुक्म दिया जाए। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में हिंदू रसूमात के मुताबिक पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आज एक और अहम सुनवाई होना है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के ताल्लुक से, क्या कुछ अहम रहने वाला है आज साकित कोर्ट में? मीनार में फिलहाल हरिशंकर जैन समेत कई लोगों ने एक याचिका दाखिल करके कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार की मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले पर आज दिल्ली की साकेत कोर्ट से कहा गया है कि वहां पर लगभग 47 से 48 ऐसी हिंदू मूर्तियां हैं जो बिखरी हुई पड़ी हैं और जिनको फिलहाल संयोजित करना है। और न केवल वहां पर हिंदू मूर्तियां हैं बल्कि जैन मूर्तियां भी हैं, जिसको लेकर फिलहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम साकेत कोर्ट से उन्होंने पूजा के अधिकार को लेकर अर्जी दाखिल की है। हालांकि इस पूरे मामले में साफ तौर से बात ये भी कही गई है कि साकेत कोर्ट में जिन तमाम चीजों की को लेकर आर्गुमेंट होगा उसमें ये भी होगा कि क्या ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं है। लेकिन आज की सुनवाई बेहद क्रूशियल ये इसलिए भी है क्योंकि वाराणसी में भी ज्ञानवापी के मामले पर भी पूजा के अधिकार के मामले की ही सुनवाई हो रही थी। तो देखना बेहद अहम होगा हिना क्या साकेत कोर्ट में जो फिलहाल मांग की गई है हिंदू पक्षकारों की तरफ से, उसको लेकर फिलहाल साकेत कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। और आज की ताज़ा खबर में अहम खबर राजस्थान से। बीजेपी MLA और राजस्थान के साबिक वज़ीर तालीम वासुदेव देवनानी ने मदरसा तालीम पर सवाल उठा दिए हैं। आसाम में सरकारी इमदाद से चलने वाले मदारिस को आम स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है। इसकी हिमायत में सामने आते हुए देवनानी ने आसाम की तरह राजस्थान में भी मदारिस को बंद करने का मुतालबा कर डाला। लेकिन इस मामले पर बीजेपी के ही डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन राजेंद्र राठौड़ ने मदरसे की तालीम में बेहतरी की वकालत तो की, ताहम उन्होंने मदरसा तालीम की हिमायत भी की है। राठौड़ के मुताबिक मदरसे की तालीम आज के दौर में ही नहीं बीजेपी के दौरे इक़्तिदार से चल रही है। मदारिस को मरकजी और रियासती दोनों हुकूमतों से फंड मिलता है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी का मदारिस को बंद करने का कोई मौक़िफ़ नहीं है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने देवनानी के मदारिस से मुताल्लिक़ बयान को फ़िरक़ा परस्ती पर मबनी करार दे दिया। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अरबाज अहमद का। अरबाज, अब राजस्थान में भी देखा जा रहा है कि मदरसा तालीम को लेकर बयानबाजी और फिर उस पर सियासत शुरू हो गई है, तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ना कि राजस्थान में 2023 में अगर देखा जाए असेंबली इलेक्शन होने हैं तो उसके असरात नजर आने लगे हैं। जो भी ऐसे सेंसिटिव इश्यूज हैं उनको लेकर के बयानबाजियों के दौर शुरू हो गए हैं, उनके मुद्दे बनना शुरू हो गए हैं और सियासी बयानबाजियों से लेकर के वार और पलटवार के दौर यहाँ पर जारी हैं। जो वासुदेव देवनानी हैं वो खुद वजीर तालीम रहे हैं और राजस्थान में तालीम को बहुत बेहतरी से समझते हैं। आप देखिए कि उनकी खुद की सदारत में राजस्थान में मदरसों को इमदाद दी गई और काफी उसमें कोशिशें की गई ताकि तालीम को आगे बढ़ाया जा सके और अक़लियत को मजबूत किया जा सके। आज वही जो है एक स्टेटमेंट दे करके कहते हैं कि आसाम की तरफ में राजस्थान में भी तालीम को, जो मदरसा तालीम है उसको बंद करना चाहिए और स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि उनकी बात को अगर देखा जाए तो इसमें टेक्निकली अगर आसाम के तर्ज पर या फिर मदरसों को मजबूत करने के हिसाब से अगर किया जाता है तो ये एक अच्छी बात थी, लेकिन मदरसों को ही बंद कर दिया जाए या ये पैटर्न ही नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल था, जिसे लेकर के उन्हीं की पार्टी के जो मजबूत और कद्दावर नेता है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा
इस तरह का मकसद नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके उनके जो मरकज हैं दीनी तालीम के या दुनियावी तालीम के उनको बंद करें, बल्कि हमारा मकसद यह है कि तालीम को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया खुद की गवर्नमेंट का कि हमने पहले भी किया है और इस चीज से बीजेपी अभी अपना जो है स्टैंड क्लियर रखती है कि भी इस तरह से वो उनका जाती बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी का ये बयान नहीं है। हालांकि जो राजस्थान में अखिलेश मामलात के मंत्री हैं कैबिनेट साले मोहम्मद, उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर के कल जब जयपुर के अंदर जन सुनवाई की तो उन्होंने साफ तौर पर लताड़ा। उन्होंने कहा कि ये गलत बात है कि आप जो भी इश्यूज सेंसिटिव हैं उनको बहुत गलत तरीके से बयानबाजी करके और तालीम में रुकावट की बात कर रहे हैं, जबकि तालीम किसी भी सियासी पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये तमाम तरह की कौमों का बुनियादी मुद्दा है, इस पर फोकस किया जाना चाहिए और किसी भी कौम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उनकी बुनियादी तालीम मजबूत हो। ऐसे में जितना हो सके कोशिश ये की जाए कि मदरसा तालीम को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि एक बड़ा सवाल राजस्थान की हुकूमत पर भी खड़ा होता है कि जब आप जो सामने बीजेपी के पार्टी के तंज के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आप अपना आउटपुट भी दें कि आपने अभी तक क्या किया। राजस्थान में मदरसा तालीम को मजबूत करने के जितने दावे और वादे किए गए थे वो अभी तक जमीन पर बिल्कुल भी नहीं उतरे। बिल्कुल अरबाज, तो देखना अहम रहेगा कि इस पर क्या कुछ अब मजीद बयानबाजी और फिर उस पर रद्दअमल सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आजम खान के घर पर रात शिवपाल यादव ने जाकर मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों अहम लीडरों के दरमियान तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत चली। शिवपाल यादव और आजम खान दोनों अखिलेश से नाराज बताए जाते हैं। इसके अलावा यूपी असेंबली इजलास का आज दूसरा दिन है। कल आजम खान ने असेंबली इजलास में हलफ लेने के बाद असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया था। दिल्ली से अहम खबर, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। अनिल बैजल ने एलजी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद विनय कुमार सक्सेना को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए विनय कुमार सक्सेना को इसकी मुबारकबाद दी और उन्हें एलजी को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। और अब बात हादसात की। कर्नाटक के हुबली में प्राइवेट बस और लॉरी के बीच हुई टक्कर के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए हैं। 29 जख्मी बताए जा रहे हैं। इनका ताल्लुक कोल्हापुरा से बताया गया। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जाती है। बस बेंगलुरु से कोल्हापुरा जा रही थी। हादसा नेशनल हाईवे पड़तरी हालक के इलाके में पेश आया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हादसे में कई श्रद्धालु यानी अकीदतमंद जख्मी भी हुए हैं। इनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा नेशनल हाईवे नंबर 235 पर हुआ। गिलावटी इलाके में कार की टक्कर मुखालिफ सिमत से आते हुए ट्रक से हो गई, जिसके नतीजे में मौके पर ही 5 अफराद हलाक हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और अब बात करेंगे दिल्ली और कई रियासतों में खुशगवार मौसम की। जी हां, दिल्ली और कई रियासतों में हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। कल देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी की शिद्दत से राहत मिल गई। आज सुबह भी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान कई इलाकों में दरख्त टूटकर सड़कों पर गिर गए, जिससे आम लोगों को आमदरफ्त में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे आसपास हर रोज ऐसे वाकयात रोनमा होते हैं जो हमें हैरत में मुब्तला कर देते हैं। ऐसा ही एक वाकया बानिहाल में पेश आया, जहां मुर्दा करार दी गई नौमौलूद बच्ची को दफनाने के 2 घंटे बाद कब्र से जब निकाला गया तो वो बच्ची जिंदा थी। नौमौलूद बच्ची के वालिद बशारत अहमद के मुताबिक बानिहाल के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नर्सों ने इस मासूम को मुर्दा करार दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने बच्ची को कपड़े में लपेटकर बगैर इजाज़त एक नामालूम शख्स की ज़मीन में दफन कर दिया था। जब इस नामालूम शख्स ने इस पर एतराज़ जताया तो तकरीबन 2 घंटे बाद उन्होंने कब्र खोद कर इस मासूम बच्ची को बाहर निकाला और तब उन्हें महसूस हुआ कि बच्ची की तो सांसें चल रही हैं। श्रीनगर के जीबी पंत अस्पताल में अब ये मासूम ज़ेर इलाज है और सभी लोग इस बच्ची की दुआएं, इस बच्ची की जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे हैं।
दावोस में मुनक़िद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास में तेलंगाना के वजीर KTR ने मुख्तलिफ सरकर्दा सनतकारों के साथ कई अहम मीटिंग्स मुनक़िद की हैं। मुत्तहदा अरब इमारात की लोलो कंपनी ने तेलंगाना में फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम करने के लिए 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। स्पेन की कीमो फार्मा कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के जरिए फार्मास्यूटिकल यूनिट कायम करने का मुआहदा किया। लोलो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफ अली और कीमो फार्मा कंपनी के डायरेक्टर जैन डैनियल होनी के साथ KTR की अहम मीटिंग हुई। आइंदा 2 साल के दौरान ये अहम कंपनियां तेलंगाना में अपने कई यूनिट्स कायम करेंगी। इसके अलावा दावोस में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी के साथ KTR की मुलाकात बेहद खुशगवार माहौल में हुई। KTR ने बाकायदा ट्वीट करते हुए तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि मैंने अपने भाई आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन रेड्डी से मुलाकात की है। मेरे लिए ये लम्हा बेहद खुशगवार है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।